अब भी मौसम सर्द नहीं हुआ, दर्जा रात में चेंज आ रहा है, लेकिन दर्जा रात बहुत ज्यादा ना तो कम हो रहा है ना ही बहुत ज्यादा हो रहा है, दरमियान में अटका हुआ है। अलबत्ता आजकल खास तौर पे स्मोक के हवाले से जो डर था वो डर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। स्मोक उस तरह से नजर नहीं आ रही जैसे गुज़िश्ता सर्दियों में देखने को मिली थी। तो आज का फैसलाबाद का मौसम कैसा है देखते हैं टुडेज वेदर में। जी, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। रमजान, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार होता जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सूरज तुलू होता था तो मौसम की खुशगवारियत भी रुखसत होना शुरू हो जाती थी, हवाएं साकन होती थी, जिस वजह से सूरज की गर्म किरणों के बायस गर्मी महसूस होती थी। लेकिन आज जो है वो हवाएं अभी तक चल रही हैं। नजर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम में खुनकी बढ़ेगी, सर्दी की आमद दिखाई दे रही है और गर्मी रुखसत होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि रात का दर्जा हरारत मजीद कम हो रहा है, दिन के दर्जा हरारत में भी कमी नजर आ रही है, जिसके सबब आज जो है फैसलाबाद का मौसम खासा बेहतर है। मौसम जो है वो इस वक्त एतदाल की तरफ जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो सकता है वो 36 है, जबकि आज रात जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है वो तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अनान आने वाले दिनों में मौसम जो है उसमें मजीद खुनकी बढ़ेगी, दिन का दर्जा हरारत भी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% है, बाद दोपहर यही नमी कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद थे और शहर फैसलाबाद का मौसम के हवाले से अहवाल बता रहे थे। तो जनाब अब चलते हैं थोड़ा सा सियासत की तरफ। अगर शहर फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की फिजा को देखा जाए, सियासी गर्मा गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी से अपोजिशन ही नहीं बल्कि अवाम भी नाखुश नजर आती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन की जान से अब एक तहरीक चलाई जा रही है, जिसके पेश नजर 16 तारीख को गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नून की जान से जलसा किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी पार्टीज के ओहदेदारान जो है वो शिरकत करेंगे और तमाम पार्टियां किसी हद तक मुत्तहिद नजर आती हैं। गवर्नमेंट को गिराने के हिसाब से अगर गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा डॉलर की उड़ान बढ़ती चली जा रही है, सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और आम आवाम जो है वो उकताई पड़ी है इस महंगाई को लेके। और महंगाई का जिन इस तरह से बोतल से बाहर आया कि अब इसे बंद करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। और अपोजिशन का ये कहना है कि अगर महंगाई का जिन काबू में लाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटा के किसी और गवर्नमेंट को लाना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वजीर आजम आए जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब इनकी तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक नहीं कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमारे सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद होंगे। तो उमैर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। जनाब, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है और काफी मुतमिन नजर आ रही हैं अपोजिशन जमातें और बयानात जिस तरह के जारी हो रहे हैं उनकी तरफ से, यूं महसूस होता है इस तहरीक को काफी लंबा खींचा जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी हनान साहब, सबसे पहले तो आपने जो बात की है बिल्कुल इसकी तायीद करता हूं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत है, गो के जो मौसमी दर्जा हरारत है वो कम हो रहा है, मगर सियासी दर्जा हरारत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और उसके तहत जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुत्तहिद हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वो लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले गुजरांवाला का इंतखाब किया गया है। 16 अक्टूबर को ये तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुत्तहिद होकर अपना एक पावर शो करने जा रही हैं गुजरांवाला में, जिसका मकसद एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, जिसमें ये अपोजिशन की तमाम जमातें जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुत्तहिद हैं वो तमाम जमातें शिरकत करेंगी। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस पर वर्किंग कर रही है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तमाम जो डिवीजनल क़यादत है वो फैसलाबाद में सर जोड़ के बैठी है कि इस प्रोग्राम को कैसे कामयाब बनाना है और कैसे वर्करों को
उन लोगों ने वहां पे उस एहतजाजी जलसे में लेके जाना है। तो इस हवाले से कल पूरे डिवीजन फैसलाबाद की क़यादत ने सर जोड़े हैं। तैयारियों के हवाले से लाहेअमल तय किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ये जो तहरीक है इसको पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार फैलाया जाएगा और इस हुकूमत को घर भेजने तक ये तहरीक जो है वो चलती रहेगी। इसी तरह उनकी जो दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसलाबाद में उस तरह से वोट बैंक या उस तरह से कारकुनों की तादाद नहीं है जिस तरह पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, लेकिन उनके नजरियाती जियालों की एक बड़ी तादाद अभी भी फैसलाबाद में मौजूद है, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को चाहने वाले हैं और आज भी वो अपनी इस पार्टी के साथ ही वाबस्ता है। तो उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि जालों की कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जितने भी जलसे जुलूस होंगे उनमें शिरकत करेगी। हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। इसी महीने के आखिर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है, कमरुज़्ज़मान कायरा और चौधरी मंजूर साहब वो भी फैसलाबाद आ रहे हैं ताकि वो अपने कारकुनों को, अपनी पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म कर सकें, मुतहर्रिक कर सकें और ये जो एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है इससे मुतल्लिक इस लोगों को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आएंगे। इसके बाद अगला जो महीना है उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद जो है वो भी मतवक्के है और उनका भी मकसद यही होगा कि वो फैसलाबाद में आए और जो उनकी पार्टी बैकफुट पे गई हुई थी उसको दोबारा से मुतहर्रिक करे। गो के ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या फैसलाबाद में दोबारा पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसलाबाद को लाड़काना, पीपल्स पार्टी का लाड़काना करार दिया जाता है। मगर रवां इलेक्शन के दौरान, गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान फैसलाबाद जिला से तो पीपल्स पार्टी एक भी सीट जो थी सूबाई या कौमी असम्बली की वो हासिल नहीं कर पाई। गो के डिवीजन की सतह पर चिन्योट से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी मुंतखब हुए थे, ताहम फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती जियालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और अगर ये तमाम लोग हैं, अवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो वोटर्स सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, फैसलाबाद से उनके बड़ी तादाद में मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली भी मौजूद हैं। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आना था, उनकी कैंपेन थी तो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, 50 लाख घरों की बात की गई, करप्शन के खात्मे की बात की गई, अदारों में इस्लाहात की बात की गई, नौजवानों को तालीम फराहम करने की, मुफ्त तालीम फराहम करने की, और वो जो किसी भी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी जीने की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, सेहत और तालीम, उन वो फराहम करने की बात की गई। मगर अभी तक जो इमरान खान साहब हैं वो इन तमाम अपने दावों पर अमल करने में उनकी जो हुकूमत है वो नाकाम दिखाई दी है। उसके अलावा एहतसाब के नाम पर जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनके रहनुमाओं को जेलों में डाला गया है। अच्छा, यहाँ पे जब बात आती है जेलों में डालने की, यहाँ पे मीटिंग्स तो बहुत सारी की जाती हैं, जैसा कि आपने बताया डिविजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकरम अंसारी की जानिब से कल जो है मीटिंग का इनकाद किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम टिकट होल्डर्स, एमपी एमएनएस और इसके साथ साथ दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हर एक के जिम्मे लगाया जाता है कि आपने इतनी तादाद में बंदे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेके पिंडाल तक पहुंचना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत सारे लोगों के जिम्मे जब जिम्मेदारियां लगा दी जाती हैं वो ले तो आते हैं, लेकिन आम कारकुन इस हवाले से बड़ा डरता है। उनको वो ये महसूस होता है जैसे गवर्नमेंट जो है वो इंतकामी कार्रवाई पे अगर उतर आएगी तो पकड़ दकड़ जो होगी वो ज़्यादा आम कारकुनों की होगी। इस हवाले से वो डर जो इस वक्त रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए मरियम नवाज जब नैब में पेशी के लिए गई वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल यही पेश आया और सऊद भट्ट जो कि मारूफ टिकटॉकर थे उनको भी पकड़ा गया, तो उनका भी यही कहना था कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंतकामी कार्रवाई के हवाले से आपसे पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नईम दस्तगीर साहब मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि सिटी प्रेसिडेंट भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। राना साहब, क्या कहेंगे, गुज़श्ता दिनों में अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस शहर के अंदर काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है और जाले जो कि छुपे हुए थे अब बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, और आपको भी सेंट्रल पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से दिया गया। और बड़े एजाज की बात है क्योंकि ऐसे शहर से जहां से एक भी टिकट होल्डर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने ना तो एमपी की सीट निकाली ना एमएनए की निकाली, लेकिन अब दोबारा से मुतहर्रिक करना है ऐसी जगह पे जहां पे कोई सीट मौजूद ना हो, ये बड़ी दलेरी की बात है। और आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी जोशो खरोश के साथ आगे आती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे राना साहब इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का कि मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर मतवसत और निचले तबके की, मेहनत कश तबके की, मजदूर पेशा लोगों की जमात है। तो इसको मुतहर्रिक करने के लिए बहुत देर से ये बात सोची समझी जा रही थी कि इसको कैसे किया जाए। मैंने फैसलाबाद में, ये मजदूरों, किसानों, दहकानों का शहर है, इसमें जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था, जो मेहनत कश तबका था, जो कुदरती साथी है और पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात ही मेहनत कश तबके की है, उसके साथ अपने रवाबत को बहुत गहरा और मजबूत किया और उनको सियासी धारे में लेकर आया, जिसकी वजह से हर इवेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद की नुमाइंदगी बहुत मौसर और शानदार रही। हर इवेंट हमने किया, तंजीम साजी हमने की और यहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल पर, निचली सतह पर जाकर हमने अपनी तंजीमें बनाई। ना सिर्फ वो बनाई बल्कि वो फाल हैं इस वक्त। बिल्कुल फाल तो हैं, लेकिन अगर देखा जाए आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, बल्दियात की अगर बात की जाए, बल्दियात तो पहले आ रहा है, तो बल्दियात के हवाले से आपने ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से काम करना शुरू किया है और क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कोई कारकर्दगी दिखा पाएगी? अलबत्ता ये इलेक्शन जो होगा वो पार्टी से हटके किया जाएगा, आजाद उम्मीदवार, लेकिन किसी ना किसी हद तक सपोर्ट पीछे होती है। हुक्मरान जमात जो है, जो सेलेक्टेड हुकूमत की जमात है, इनका जमाती इंतखाब से फरार ही इस बात की निशानदही करता है कि वो दीगर सियासी जमातों से खौफजदा हैं। इनका वो इलेक्शन सिंबल जो पिछले इलेक्शन में कामयाबी से हमकनार करवाया गया था, क्योंकि मैच फिक्स था, उन्होंने जीतना था, वो इस दफ़ा बुरी तरह पिटेगा कि ये उस इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ने का ये मुकम्मल नहीं हो पा रहे, ये अफोर्ड नहीं करते। ये इसलिए कर रहे हैं कि गैर जमाती कराया जाए, हालांकि जिस मुल्क में सियासी निज़ाम मुस्तहकम होता है और सियासी अमल तसलसल से जारी रहता है, वहाँ पे गैर जमाती या गैर सियासी इंतखाबी अमल कभी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन से पहले आपको बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुफ्तगू पाई जा रही है कि बल्दियात से पहले पहले ये गवर्नमेंट जाती हुई नजर आ रही है, कितनी सदाकत लगती है इस बात में? गवर्नमेंट तो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। गवर्नमेंट किस जमात की आप गवर्नमेंट करते हैं? यानी या उसको पाँव मारने की जरूरत है? और पाँव मारने की नहीं, कि पाँव तो उसके हैं नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, वो तो बैसाखियों के सहारे खड़ी की गई थी। अपोजिशन बैसाखियां खींचने की कोशिश कर रही है। हमने बैसाखियां खींचने की बात नहीं, अब ये जो मौजूदा तहरीक चलाने का प्रोग्राम है या जो अपोजिशन मुतहद हुई है, हम सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासी जमात की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को और रियासत को बुरे हालात से बचाए और उसकी बेहतरी के लिए काम करे। मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, आवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है, रियासत का जो हाल है, उसके सबब ये हम पर लाजम है कि हम इसको मजीद मौका ना दें। अगर ये मजीद मुसल्लत रहे तो इस मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। जब इंतखाब हुआ था उसके नताइज पे उस वक्त भी हमें जो शकूक व शुबहात थे, हमने सिर्फ इसलिए उनको कबूल किया कि सियासी अमल जारी रहे और डेमोक्रेसी को कोई खतरा ना आए। वरना ये जो जमात है कि हमारी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत है? जो तहरीक इंसाफ बनाने वाले थे, जो 16 साल लड़ते मरते रहे, जो असल में तब्दीली चाहते थे, वो तहरीक इंसाफ तो आज खुद इंसाफ की तलबगार है। जो लोटा, लुटेरा, इब्नुल वक्त,
वो बाजू मरोड़ मरोड़ के इनको लाके खड़ा कर दिया, और वो वही कुछ कर रहे हैं जो इससे पेशतर करते रहे थे। अच्छा, पुराने तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं, अगर उनको देखें वो किसी कहानी में ही नजर नहीं आ रहे, ना तो ओहदे हैं उनके पास, ना कोई टिकट्स मिली हैं, और इस वक्त यूं महसूस हो रहा है कि एक कारकुन से भी नीचे वो नजर आ रहे हैं। वो कहीं आपको नजर नहीं आएंगे, वो हमारे साथ आएंगे जो तब्दीली चाहते हैं, जो तहरीक इंसाफ के पहले मुंतखब सदर थे। नाउ ही इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी। राहील साहब एडवोकेट जो है वो एक विजनरी आदमी है, दानश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, तहरीक इंसाफ को चलाने में, बनाने में, संवारने में उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन वो बददिल होकर हमारे साथ आ गए हैं। इनका क्या एजेंडा, क्या है इनका, क्या इन्होंने डिलीवर किया है? जो कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, 3 दफा तो ये पार्लियामेंटेरियंस के अलाउंसेस बढ़ा चुके हैं। हर रोज महंगाई का एक नया तूफान लाते हैं। कितनी इन्होंने की है, जो करप्शन से फ्री सोसाइटी की और रियासत की बात करते थे, कितनी है डॉलर्स की वारदात इनकी देखें, मेडिसिन पे वारदात इनकी देखें, आटा और चीनी माफिया, शुगर माफिया, जो सरमायादार हैं, जो इनके इन्वेस्टर थे, आज वो बेनिफिशरी हैं। कहाँ है आपको अवाम की जो नुमाइंदा जमात के रूप में ये कहीं आपको नजर आते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उमैर अजमत से इस हवाले से पूछ लेते हैं। उमैर, आप क्या समझते हैं, अपोजिशन यहाँ इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और पलड़ा आने वाले वक्त में किसका भारी होगा? अच्छा हनान साहब, बात यह है कि इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अवाम इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला है, वो महंगाई है। सबसे जिस तरह के माजी में 2000 के अवाइल में 2007, 6, 7, 8 में दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा मसला बन गया था, इस तरह आज महंगाई हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है। आप देखें कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान महंगाई की शरह में किस हद तक इजाफा हुआ है। खाने पीने की हर चीज़, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत की हर चीज़, इवन के जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं, उनकी कीमतों में भी करीबन 5-6% तक इजाफा हुआ है। वो हुक्मरान या वो पार्टी जो कि अवाम को इलाज की सहूलियात मुफ्त और घर की दहलीज पे फ्राहम करने की बातें कर रहे थे, वो आज अवाम को मुफ्त तो क्या सस्ता इलाज फ्राहम करने में भी नाकाम हो चुके हैं। अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी के खाने की रोटी जो है, आटे की कीमत किसान से ये गंदुम 1400 रुपये मन में खरीदी गई, और इस वक्त मुल्क में गंदुम का कोई रेट ही नहीं है, जिसका जो दिल करता है 2800 तक, 2700 रुपये फी 40 किलो तक वो फरोख्त कर रहा है। वैसे आटे की कीमत जो है वो इससे भी ज्यादा है। अवाम के हवाले से बात करें ना, तो एक गरीब शख्स किस तरह से 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहा है, किस तरह से बिजली के बिल उतार रहा है, अपने घरों के किराए किस तरह से दे रहा है, गैस के बिल जो है वो किस तरह से दे रहा है, ये इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता। और इसके साथ साथ उनके पास नौकरियां हैं भी या नहीं, किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे माशरे के लिए। क्योंकि ये कहा जाता है गुर्बत की लकीर से बहुत सारे लोग नीचे, मैं कहता हूं उससे नीचे भी कोई लकीर होती तो उससे भी बहुत सारे लोग नीचे होते, क्योंकि कोरोना ने कमर तोड़ दिए। अब कमर तोड़ने के बाद जहां पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात आती है, कोरोना वायरस किसी हद तक कम हो चुका है, तमाम तालीमी अदारे खुल चुके हैं, कारोबारी मराकज खुल चुके हैं, इसके बावजूद स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। जी, आपकी इस बात की भी मैं तायद करता हूँ। बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से दावे बहुत किए गए थे, लेकिन ना मईशत की बहाली के लिए, ना बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाई गई। सिर्फ अभी तक जो बातें जितनी भी हैं वो कागजी कार्रवाइयों तक, वादे वही तक या दावों तक ही महदूद है। अवाम को आज तक कुछ नहीं मिला। माजी में भी अवाम का ही इस्तेहसाल हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज भी अवाम की बेहतरी के दावे करती रही है, अवाम की फलाह बहबूद के दावे करती रही है। गो के जिन लोगों की जानिब से मार्शल लॉ लगाए गए, वो भी इसी आड़ में लगाए गए कि अवाम की बेहतरी के लिए, मगर अवाम को आज तक कुछ नहीं मिल सका है। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है। अगर अपोजिशन इन सब हालात से फायदा उठाती है, भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाती है, तो फिर हुक्मरानों को और मुल्क के आला इदारों को सोचना होगा इस हवाले से कि आया कि इस हुकूमत ने मजीद चलना है, या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
को भी सोचना होगा कि उनकी जो 2 साल की कारकर्दगी है उससे अवाम मुतमईन नहीं है। 2008 में भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अलायंस बनाया गया था, फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जरदारी साहब की हुकूमत आई, मिज़ाक जमहूरियत उस पर बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में इत्तेफाक हुआ, मगर जब इक्तदार में आए तो फिर बदकिस्मती से ये लोग इकट्ठे न चल सके। गो कि इस वक्त एक बार फिर दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब हैं, काफी ज्यादा कुर्बतें पाई जा रही हैं और पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंतखाब किया गया है और बाकायदा एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। मगर यह एहतजाजी तहरीक किस हद तक कामयाब होती है इसका पता तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अगर ये अपोजिशन जमातें अपने जियालों के साथ साथ आम शहरी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं, अगर हम गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और मुस्लिम लीग नून से ही ज्यादातर जो मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली हैं वो मुंतखब होते रहे हैं। गो कि वहां पे एक अच्छा क्राउड मुतवक्के है, लेकिन जहां तक दूसरी बात है तो अवाम में वो थोड़ा, आम आदमी में वो थोड़ा डर भी पाया जा रहा है गिरफ्तारियों के हवाले से और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से, तो इस वजह से भी अवाम जो है वो थोड़े खौफजदा है। सियासी इंतकाम की जहां पे बात की जाती है, मैं नईम साहब से इस हवाले से जानना चाहूंगा। जनाब, जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है या तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, नून बरस रही होती है, नून की गवर्नमेंट होती है, पीपल्स पार्टी बरस रही होती है, और अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है तो दोनों जमातें इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। एक वक्त था शहबाज शरीफ कहते थे कि जरदारी को मैं सड़कों पे घसीटूंगा, लेकिन अब सूरत हाल इससे मुनफरिद नजर आ रही है। पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन कभी भी मुतारब सियासी जमात को या सियासी रहनुमाओं को इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह से मियाँ साहबान करते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर खुदाई मखलूक की नुमाइंदा जमात है, बाकी सब जो हैं ये खलाई मखलूक की तकरीर करता है। कोई आज लेकिन बात यहां पे मैं सियासी इंतकाम की कर रहा हूं। बात सुने जनाब, सियासी इंतकाम मैं वहीं पे आ रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी रंजिश का खात्मा किया है, बिलखुसूस जरदारी साहब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खात्मा किया है, सियासी तलखी में खात्मा किया है, सियासी रवादारी को पीपल्स पार्टी ने फरोग दिया है। हमने नहीं, मेरे कहने का मकसद ये, इतना कुछ कहा शहबाज शरीफ ने, आपके जो लीडरान हैं उनके बारे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो आज फिर एक प्लेटफॉर्म पे आखिर क्यों? एक प्लेटफॉर्म से मुराद हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, हमारी कोई सोच में वो हमआहंगी नहीं है, हमारा अपना मंशूर है। नहीं, अगर करप्शन के जो है वो दावे उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर किए जाते हैं या उनकी पार्टी के ऊपर, तो आपके ऊपर भी तो किए जाते हैं। हमारे ऊपर जितने दावे हुए हैं ये बताइए कि जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है, कोई दावा साबित हुआ? किसी में वो सजा हुए? तमाम अदालतों में। जबकि मियाँ साहब को उनकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त उनको करार देकर उन्होंने निकाला। हमारा ये कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। सियासी तलखी का खात्मा सियासतदानों का जिम्मेदारी है, सियासी रवैयों से सियासत होती है, गाली गलोच से सियासत नहीं होती। जो हमें गालियां देते थे आज वो कहाँ हैं? वो हमें क्या कहते हैं? ये तो भुट्टो साहब के वक्त भी ये होता था कि उनको लोग जो बुरा कहते थे उनकी जिंदगी के बाद वो आज वो उनको सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। और जब तक ये बौने सियासतदान जिंदा रहेंगे तब तक भुट्टो कब्र में लेटा हुआ भी इनसे बड़ा लीडर रहेगा। हमें अपने सियासी रवैयों में तब्दीली पैदा करनी चाहिए। हम सिर्फ मुल्क बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर ये मजीद मुसल्लत रहे तो ना रियासत बचेगी ना अवाम बचेंगे। अब ये गिरफ्तारियों की जो आपने बात की है, इस वक्त लोग घरों में गिरफ्तार हैं बेरोजगारी के सबब, अफलास, भूख और महंगाई के सबब। वो गिरफ्तारियां, वो घर की गिरफ्तारी के बजाय सरकारी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इस वक्त वो बात नहीं है। लोग इनसे तंग हैं, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लोगों का मैंडेट है, उन्हें पता है कि इतने वोट नहीं मिले थे जितने ये लोग आगे हैं। जिस सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? उन हालात में जितने हमारे वसाइल हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। वो लोग उसको रिपीट करते हैं। अगर वो तीसरी दफा उसको मैंडेट दिया है तो लोगों का एतमाद है, लोगों में मकबूलियत का ग्राफ है, तो वो उसको वोट देते हैं। सर, मकबूलियत के ग्राफ से हटके मैं तरक्याती कामों के हवाले से बहुत बेहतर है। वहाँ पे हेल्थ में जो रिफॉर्म्स हैं, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिंध में हैं, इंटीरियर सिंध में हैं, वो एशिया में आपको कहीं कहीं खाल खाल नजर आएंगे। फैसलाबाद के दरीना कौन से मसले हैं जो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तरजीहात क्या होंगी?
सबसे पहली तरजीह तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो पावर लूम सेक्टर है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, संभालेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, और जो छोटा किसान है, काश्तकार है, उसकी बेहतरी के लिए अच्छा, काम किसान करेंगे। को बड़ा इग्नोर किया जाता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहदार तबके को और ज़राअत पेशा तबके को जितना सपोर्ट किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, और आने वाले मुस्तकबिल करीब में भी आपको कोई ये तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है वो लाई गई थी उस दौर में, जिससे किसान को बहुत फ़ायदा पहुंचा था, और यही वजह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों और इसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स दी हैं, स्टेट का स्ट्रक्चर बेहतर किया है, इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाया है, जिसके समरात आने वाले वक्त में आएंगे। ये आप देखें कि जो है 18वीं तरमीम जिस तरह से हुई है, उसमें रियासत को, आवाम को मजबूत किया गया है, सूबों को हकूक दिए गए हैं। चाइना के साथ जो हमने ये CPEC किया है, ईरान के साथ जो मुआहिदा किया है, उसके समरात पाकिस्तान के लिए बहुत खुशगवार है, और आलमी बरादरी में हमारा इम्पैक्ट बहुत बेहतर हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उमर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन आने वाले इलेक्शनों में फैसलाबाद की हद तक अगर देखा जाए है किसी हद तक? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक माजी की निस्बत अभी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, जिसका यही सबूत है कि फैसलाबाद सिटी की जो तंजीम है उसको सेंट्रल पंजाब, जो कि 26 अजला पर मुश्तमिल एरिया है, वहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी के नाम पर इनको एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। कमर-ज़मान कायरा साहब की जानिब से बाकायदा एप्रिसिएशन की गई है राना नईम दस्तगीर साहब के लिए और उनकी टीम के लिए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम गुज़िश्ता इलेक्शनों की बात करें 2018 के इंतखाबात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार, खा वो कौमी असम्बली के लिए था या सूबाई असम्बली के लिए था, ज़्यादा वोट नहीं हासिल कर सका है। इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, वोट की तादाद जो थी, रेशो जो थी, वो भी बहुत कम थी। जिस तरह का मैंने पहले भी बताया कि पूरे डिवीजन फैसलाबाद से सिर्फ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, जो कि ज़िला चिन्नौट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक अपना नशिस्त जीत पाए थे, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी एक बड़ी शख्सियत भी है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नाम जो कि माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे थे, उन लोगों ने भी इक़्तिदार की खातिर कहें या अवामी मुफाद की खातिर कहें अपनी वफादारियां तब्दील की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, जिनमें राजा रियाज अहमद एक बड़े नाम थे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, मुतहर्रिक किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन में नहीं है कि फैसलाबाद में अपना एक बड़ा वोट बैंक बना सके, या अगर चलें जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मेहनत तो इनकी तरफ से जारी है, और जैसे ही अगले इलेक्शन आएंगे उसमें देखेंगे बहुत सारे जाले ऐसे भी होते हैं जो कि अभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जी रहे हैं, और अभी भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नईम दस्तगीर मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। क्या कहेंगे 16 को जो जलसा होने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेशन आपके शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी होगी? पीपल्स पार्टी फैसलाबाद से हमेशा अपनी नुमाइंदगी जो है वो भरपूर अंदाज में करते हैं और अपनी माजी की रवायत को बरकरार रखेंगे, और उसमें खातर खा हज़ारों की तादाद में यहाँ से वर्कर जाएंगे। अच्छा, हजारों की तादाद में? ये आप पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं? आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ से वर्कर्स जाते हैं या नहीं। उमर, आप क्या कहेंगे, इतने वर्कर्स निकाल पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद से? जी, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही अभी दावा कर रही है कि कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद निकाल लेंगे, लेकिन ये तो 16 दिसंबर का दिन ही बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो निकल पाएंगे और पीपल्स पार्टी की क़यादत कितनी तादाद में कारकुनों को निकालने में कामयाब हो सकती है। मैंने पहले भी बात की है कि अगर ये अपोजिशन जमातें अपने कारकुनों जियालों के साथ साथ अवाम को बाहर निकालते हैं तो फिर ही ये तहरीक कामयाब हो सकेगी।
बसूरत दीगर इससे कबल भी आप देखें, पिछले साल भी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद में धरना दिया गया और बातें की गई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़िद की गई, मगर वो सब बेसूद रही हैं। गो कि अभी जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से दावे बहुत किए जा रहे हैं। अच्छा तो उमैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, ये कहा जाता है करवाया तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जा रहा है, लेकिन वहां पे बहुत सारी पार्टीज और भी मौजूद होगी। अब मसला ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से करवाया जा रहा है, यहाँ की क़यादत उनकी काफ़ी मुतहरक नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का जो जियाला होगा, उसका जो कारकुन होगा, वर्कर होगा, वो उस तरह से जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा आपको? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये बिलखुसूस ये जो इनकी जानिब से इत्तेहाद बनाया गया है अपोजिशन जमातों का, उस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ये जलसा होगा। और जिस तरह से आपने बात की है, फ़र्क तो रहता ही है, क्योंकि हमारे कारकुन में या लीडरशिप में भी उस हवाले से, उस तरीके से सियासी संजीदगी नहीं आई है जिस तरह से मुहज़्ज़ब मुआशरों में होती है। और बिलखुसूस अगर कोई पार्टी किसी जलसे की मेज़बानी करती है तो उसी के कारकुनों की तादाद ही ज़्यादा तादाद में शिरकत करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीपल्स पार्टी के नज़रियाती जियालों की बात करें तो वो आज भी जो उनका शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का ही भरम भरते और उनका ही नारा लगाते दिखाई देते हैं। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संजीदगी के साथ अपने वर्कर को वापस बुलाती है तो पीपल्स पार्टी का जियाला ज़रूर बाहर निकलेगा और ज़रूर गुजरावाला जलसा में शिरकत करेगा। नहीं साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावटें बनाई गई, आपको रोका गया जलसे जुलूसों को जिस तरह से किया जाता है अक्सर औकात, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? आप दमादम मस्त कलंदर होगा? बिल्कुल पहुंचने वाले पहुंचेंगे। और जहां तक आपने एक पहले बात की है कि आम आदमी बाहर निकलने की, आम आदमी तो पहले ही बाहर बैठा हुआ है, ना उसकी फैक्ट्री चलती है, ना उसकी दुकान चलती है, ना उसका कारोबार चलता है, ना उसकी कहीं प्राइवेट जॉब है। ये टेक्सटाइल मैनचेस्टर है, टेक्सटाइल हब है बहुत बड़ी, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है और मजदूर बेरोजगार हैं। वो तो पहले तैयार बैठे हैं कहीं जाने के लिए। ये कहा जाता था कि 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 100 दिन का प्लान, कर्जे नहीं लिए जाएंगे, बिजली सस्ती होगी, गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई का दम तोड़ दिया जाएगा। कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, जहां तक दम तोड़ने की बात है, ये बात तो ठीक है कि वो गरीब गुर्बत तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन गरीब जरूर खत्म कर दिया है। लोग महंगाई के फंदे के जरिए खत्म किया गया, महंगाई के फंदे, और दिन ब दिन गवर्नमेंट की तरफ से उस फंदे को टाइट किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें, ये तारीख का पाकिस्तानी आवाम के साथ, बिलखुसूस यूथ के साथ, तारीख का सबसे बड़ा धोखा, झूठ और फरेब था जो किया गया है। और इसकी पकड़ आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनको कैसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वैसे यूथ नजर नहीं आती? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा मोटो था ये कि हमने यूथ को जगाना है, और पिछले दिनों ये टाइगर फोर्स भी एक बनाई थी। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? टाइगर फोर्स ने क्या काम किया कोरोना के दिनों? टाइगर फोर्स ने क्या करना है? क्या फोर्स करेगी? इनके पास है क्या? मांगे तांगे के तो लोगों से ये चला रहे हैं। जो लोग बैठे हैं उनके नजदीक ना पाकिस्तान, ना सियासी जमात, ना रियासत बचाना, ना आवाम को खुशहाल करना। उनका तो अपना एजेंडा है, लूटमार करना, अपने और अपने खानदान को प्रमोट करना। क्या उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है जो इनके साथ है? 22 साल में ये रही है तहरीक-ए-इंसाफ। 22 साल में वो अपने कैंडिडेट्स तो ढूंढ नहीं सकी। दूसरों के पकड़ पकड़ कर लाकर उन्होंने कहा जी ये हमारे हो गए, और वो इनके नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार के साथ हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे आने वाले इलेक्शंस में भी इससे सूरत हाल को मुनफरिद नजर आएगी? क्योंकि क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसलाबाद से। आखिरी धोखा था जो कौम के साथ हो गया। अब पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, वैसे इस हवाले से इमरान खान भी कहते थे कि अगर हमने इस गवर्नमेंट में डिलीवर ना किया तो बहुत बुरी तरह पिटेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा? आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो मेरा ख्याल है कि लोग हमें बाकी तमाम जमातों से बेहतर समझने लग गए हैं। आज भी सियासी जमात का उसकी गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस और इसके अलावा उसके सियासी रवैये से होता है। हमने जो भी बात करनी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है, हमने डेमोक्रेसी की करनी है, हमने इन कठपुतली हुक्मरानों की तरह जालसाजी और धोखे वाली कोई बात नहीं करनी। हम अमन से बैठे हैं, सब्र से बैठे हैं, कैदोबंद की सहूलतें भी हम ही बर्दाश्त करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी मातूब ठहरी है इस मुल्क में, जितनी हमने आवाम की खिदमत की है,
पाकिस्तान की वह सियासी जमात है जिसकी कारकुनों की पीठ पर कोड़े हैं और हमारे कंधे पर क़यादत की लाशें हैं? कोई और जमात बताए। वो तो छोड़ के चले जाते हैं, एक मिनट ना बर्दाश्त नहीं कर सकते तकलीफ या अजियत, वो तो मुल्क छोड़ जाते हैं। सबको यारो मददगार अपने कारकुनों को छोड़कर चले जाते थे। भुट्टो ने भी कहा था ना, मैं खुद मर जाऊंगा, अवाम को भुट्टो नहीं मरने दूंगा। लेने आए थे उस वक्त भी यासर अरफात और किंग खालिद, बट ही रिफ्यूज। चलें जी, उमैर से पूछते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। उमैर, अवाम की अगर बात की जाए ना, हर सियासी पार्टी और उनके ओहदेदारान अपनी पार्टी के गुण तो गाते हैं। अवाम का ये कहना है कि अब तंग आ चुके हैं, ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी और ना ही कोई और जमात डिलीवर करते हुए नजर नहीं आए। बारियां तो सबको मिली, लेकिन अल्टीमेटली आ जाके नुकसान अवाम को ही भुगतना पड़ता है। अब जाए तो जाए कहां अवाम? अच्छा हनान साहब, इस तरह से है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल फंसी हुई है। फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला अवाम ने वही रवायती हुकूमतों और रवायती हुक्मरानों से जान छुड़वाने के लिए तब्दीली की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इमरान खान साहब को आगे लेकर आए। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब हैं वो भी उस तरह से अवाम को डिलीवर करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और बिलखुसूस सबसे पहले वही जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात थीं, अदारों में इस्लाहात थीं, इमरान खान साहब की जानिब से दावा किया गया कि वो पुलिस कल्चर को जो है वो तब्दील कर देंगे, इस्लाहात करेंगे, लेकिन आज तक हमारे इदारों में इस्लाहात नहीं हो सकी। वही रवायती सियासतदान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जब उन्होंने इक़्तिदार देखा तो उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर एक बार फिर इक़्तिदार के ऐवानों में जा बैठे। मगर यहाँ पे फिर जब नुकसान हुआ है तो अवाम ही का नुकसान हुआ है और किसी का नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अवाम का हुआ है। महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और फिर कोरोना वायरस आया। कोरोना से हमारी मईशत जो थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। अदारे बंद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया समेत जो पाकिस्तान है उसकी मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई है। और पाकिस्तान चूँकि पहले ही यहाँ की 50% से ज़ायद आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी, तो महंगाई और कोरोना वायरस दोनों ने मिलकर उनका मजीद कचूमर निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहूंगा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्ट्रेटजी अच्छी अपनाई गई और कम वसाइल को बुएकार लाते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई। आप मुतमिन हैं इससे? इस हद तक तो अगर हम देखें तो कोरोना वायरस, एक तो पाकिस्तान में उसका जो अटैक है वो भी कदरे कम रहा है और पाकिस्तान इदारे जो हैं उनकी जानिब से भी बेहतर काम किया गया, जिसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कम हुआ। एक बार फिर से बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर दुनिया के से हम तकाबुली जायज़ा करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो कदरे कंट्रोल रहा है। हम बात सियासत की कर रहे हैं तो इस हवाले से तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अवाम को उस तरीके से डिलीवर करने में नाकाम रही हैं और ये हमेशा से पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि इंतखाबात से कबल जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अवाम को सब बाग दिखाए जाते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं है। इसी तरह मौजूदा दौर में हम डॉलर की कीमत देख लें, हम पेट्रोल की कीमतें देख लें, चीनी की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, अद्वियात देख लें, इवन के तालीमी इदारों की फीसें देख लें, तो हर चीज में कई कई गुना तक इजाफा हो चुका है। अवाम का नुकसान हो रहा है और तमाम सियासी जमातों को, भले वो इस वक्त इक्तदार में है या अपोजिशन में है, ये बात बैठकर सोचना होगी कि उन्हें अवाम को डिलीवर करना होगा, वरना अवाम डिलीवर एक करना दिन होगा और अगर डिलीवर ना किया तो अल्टीमेटली अवाम एक ना एक दिन फिर सड़कों पे आएगी और वो वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आपका शो के अंदर आए। नईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरी ड्रेसिंग डैन स्टीवन बाय साहब जीज की जाम से की गई है और अगर आप चाहते हैं वहां से शॉपिंग करें तो आपको सायरा मार्फा स्टॉल पर जाना होगा, जहां पे इनकी शॉप मौजूद है और वहां पे जाके बेहतरीन फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कपड़े जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो शो को आगे बढ़ाते हैं जनाब। अगर फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की भरपूर तैयारियां हैं। 16 अक्टूबर को जो जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला के अंदर और इसी हवाले से डिवीजन की
क़यादत ने खास तौर पे बहुत सारी मीटिंग का इनकार भी किया, जिसमें तमाम ओहदेदारों को बुलाया भी गया था और कहा गया कि भरपूर शिरकत करनी है। दूसरी जानब अगर देखा जाए, शोबिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टिकटॉक के हवाले से फैसलाबाद ही नहीं बोले पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कोई लोग इसके हवाले से पॉजिटिव बोलते हुए नजर आते हैं, कोई नेगेटिव बोलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, वालिदैन खास तौर पे, उनका यह कहना है कि टिकटॉक की अगर बात की जाए तो बच्चे बेराह रवी का शिकार थे और स्कूल जाने से पहले, स्कूल के आने के बाद और स्कूल के अंदर भी टिकटॉक बनाते हुए नजर आते थे। काम पे कम ध्यान था, टिकटॉक पे ज्यादा था और कुछ ऐसा मवाद वहां पे शेयर किया जा रहा था जो कि नाकाबिले कबूल था। लेकिन दूसरी जानब टिकटॉकर्स की अगर बात की जाए तो वो इसके हक में बोलते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि खास तौर पे टिकटॉक अगर टेम्परेरी बंद किया गया है तो ठीक है, ये उनके लिए सबक होगा जो कि गैर मुनासिब मवाद टिकटॉक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर परमानेंटली बंद किया गया है तो ये गलत बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अब ड्रामास के अंदर काम कर रहे हैं, अपने एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के बाद मूवीज के अंदर उनको हिस्सा मिल रहा है। जन्नत मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, देखते हैं उनकी राय इस हवाले से क्या है। पहले अलिशबा की तरफ चलते हैं। अलिशबा, बताइएगा क्या कहेंगी आप, जो टिकटॉक को बंद किया गया है उस हवाले से क्या कहेंगी? जी हनान, बिल्कुल अभी मैं जापान में बैठी हुई थी और मुझे पाकिस्तान से कॉल आई है कि टिकटॉक बैन हो चुका है, जो कि मेरी नज़रों में एक बहुत अच्छा स्टेप था। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी और गाली गलौज हो रही थी। अगर ये इन्होंने टेम्परेरी बैन किया है तो मेरे ख्याल से जब ये दोबारा अनबैन हो तो SOPs और रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ये अनबैन होना चाहिए। लेकिन अगर इसे परमानेंट बैन किया गया है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी लोग आके अपना टैलेंट शो कर रहे थे, उन्हें आगे ऑफर्स आ रही थी, वो अपने फ्यूचर जो उनके ख्वाब थे, अपने कैरियर बना रहे थे। तो आई गेस ये परमानेंट बैन नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी बैन हो, SOPs के साथ वापस आए, ताकि जितने भी लोग अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो और वो अच्छे तरीके से अपना टैलेंट शो कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी हनान, जैसा कि मैं ये ऐप काफ़ी पहले से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे ऐसे काफ़ी जानने वाले हैं जिनके आज ड्रामाज आ रहे हैं, जो फिल्म्स में काम कर रहे हैं, जिनके सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो ऐसे काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत गंदगी फैला रहे हैं, जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जो कहीं नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोबारा वापस आती है तो उन लोगों के लिए वार्निंग होगी कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें जो ये ऐप देगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जन्नत और अलिशबा आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि इनको शो में बुलाना था लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जापान में है, तो हमने जापान से वीडियो कॉल से इनके साथ रब्ता करने की कोशिश की और इन्होंने अपना बयान दिया। तो इनका भी यही कहना है कि टिकटॉक को परमानेंटली बंद नहीं करना चाहिए, इससे जहां बहुत सारे नुकसानात है, फायदे भी हैं। नुकसानात वाले कंटेंट को हटा देना चाहिए, कोई SOPs ऐसे तैयार कर देने चाहिए जिससे इस टिकटॉक ऐप जो है इससे बेहतरी की तरफ काम जा सके, एक अच्छे मैसेजेस जो हैं आवाम तक पहुंचाए जा सकें। तो गलत काम को रोकने के लिए ये भी मैदान में है और इसके साथ साथ बहुत सारे और टिकटॉकर्स हैं जो कि मैदान में हैं। लेकिन इनका कहना है कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए, उनकी आईडीज बैन करने के लिए ऐप की तरफ से कोई ऐसी चीज मुतारफ करवानी चाहिए जिससे उन लोगों को ब्लॉक किया जा सके। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद होंगे उनके हवाले से आपको तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ प्यारी कोमल मौजूद होंगी जो कि टिकटॉकर भी हैं और मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर कोमल, और उनके साथ साथ ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनाब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, और बड़ी जबरदस्त वेस्ट कोट आज आपने पहनी हुई है, ड्रेसिंग खूब अच्छे से करके आए हैं आज आप, क्या कहेंगे? ड्रेसिंग पसंद है लगता है आपको काफी? जी मुझे पसंद है, लेकिन ये आपका हुस्न नज़र है। हुस्न नज़र तो है जनाब, लेकिन मैं अक्सर नोट करता रहता हूं आप ड्रेसिंग की सेंस आपकी काफी अच्छी है। लेकिन ड्रेसिंग से हट के आप थोड़ी सियासत पे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या तैयारियां हैं 16 के जलसे के हवाले से? नून लीग काफी मुतहरक नजर आ रही है और ये दावा किया जा रहा है हजारों की तादाद में यहां से लोग जाएंगे काफिले की शक्ल में और पिंडाल में जाके अपनी कायदीन को हाजिरी देंगे, क्या कहेंगे? जी, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो एक हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, इसमें पहले तो सबसे पहले समझना होगा कि ये किसी पार्टी की जंग नहीं है, ये अवाम के हकूक़ की जंग है। वो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नैरेटिव है, वोट को इज़्ज़त दो, हर चीज़ इसी के अंदर पिन्हा है। कल हमने एक डिवीजनल लेवल पे एक प्रोग्राम किया था, उसमें तमाम MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स
और तंजीमी अहदेदारान ने शिरकत की है। उसमें कायद जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब की हदायत के मुताबिक हमने जो 16 तारीख का जलसा है उसमें भरपूर शिरकत का फ़ैसला किया है। तो उसके लिए हमने मोबिलाइजेशन तो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट की हुई है, लेकिन कल या परसों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 1-2 और रैलीज़ निकाल रहे हैं। तो हर गली मोहल्ले से हम लोगों को साथ लेके जा रहे हैं और लोग हमारे लिए नहीं अपने हकूक़ की खातिर गुजरांवाला पहुंचे। यानी आपके कहने का मकसद है लोग भी काफी वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं इस हवाले से। सही है। तो आप देखेंगे 16 का जलसा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा जलसा होगा, वो एक नई तारीख रकम होगी। अभी तक तो इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त नहीं दी। अगर इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी तो पूरा गुजरांवाला जलसा गाह बन जाएगा। इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है। यानी आपके कहने का मकसद है इजाजत मिले ना मिले जलसा होगा 16। जी, अभी मुझे कल से कॉल्स आ रही हैं वर्कर्स की कि लोग वो इतने ज़्यादा जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हम लोगों को साथ ले जा नहीं पा रहे। इतनी दुनिया जाने के लिए तैयार है। तो इंतजामात क्या किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से? सर इंतजामात तो देखें जी, अभी तक तो उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। अगर इजाज़त दें तो फिर वहाँ एक बाकायदा तौर पे एक पंडाल बनेगा, स्टेज लगेगा लोगों को बैठने अच्छा, के लिए। इंतजामात इसलिए तो नहीं आप बता रहे कि अगर इजाजत ना मिली तो छुप छुपा के पहुंचना भी तो है, वरना पकड़ दकड़ शुरू हो जाए। पकड़ दकड़ का भी जी मैसेज मिल रहे हैं, उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। तो देखें जी, अब पार्टी के साथ खड़े हैं, पकड़ दकड़ हो या ना हो, ये ओछे कंडे हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से दूर नहीं कर सकते। यानी अपने कायद से मोहब्बत इस कदर ज्यादा है कि जेलें तो क्या कहीं पे भी जाने से आप बिल्कुल रुक नहीं सकते और तैयार है पूरा ज़हनी तौर। और ये डिफाइनिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब तो इससे पीछे हटना मैं समझता हूँ गुनाह है। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यानी पीछे नहीं हटेंगे, डट जाएगी मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे। चलें जी, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। हमारे साथ कोमल भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, टिकटॉक बंद हो गया, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखें, टिकटॉक बंद हो गया, हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि इमोरल कंटेंट जो है वो अपलोड किया जा रहा है और आवाम को ख़राब किया जा रहा है। तो ये सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, ये पूरा मुआशरा देख ले। मुआशरा देखना ही वो चीज़ें चाहता है। अगर मुआशरा नहीं देखना चाहता तो उन लोगों को वायरल क्यों किया जाता है जो इमोरल कंटेंट अपलोड करते हैं? वो लोग भी मौजूद हैं जो अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, जो मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं, एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वो लोग भी टिकटॉक पर मौजूद हैं, लेकिन इनको बस बेहयाई टिकटॉक पे नजर आ रही है। पूरी इंडस्ट्री भी हम देख लें, मतलब इंडस्ट्री में क्या है, अब ड्रामास किस टाइप के अपलोड हो रहे हैं, मतलब किस टाइप के लग रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ मोहब्बत के बारे में बताया जाता है। और यही चीज अगर टिकटॉक पर शो करवाई जाए, कहती हैं कैसे ड्रामाज होने चाहिए? मतलब अपनी सकाफत के बारे में बताया जाए, पाकिस्तानी सकाफत क्या है, इस्लाम के बारे में कुछ बताया जाए। लेकिन हम ऐसा कोई भी कंटेंट मीडिया पे देखते ही नहीं है। मतलब मीडिया पे सिर्फ ये फैशन से ले लें या मोहब्बत से ले लें, सिर्फ ये चीजें शो करवाई जाती हैं। अच्छा, आपकी तरफ से भी टिकटॉक्स बनाए जाते थे और मुस्बत पैगामात बनाने की कोशिश की जाती थी जी। थोड़े से कंटेंट के हवाले से बताइएगा। देखिए, मैंने ऐसा कोई कंटेंट नहीं अपलोड किया जिसमें कोई भी बेहयाई शो करवाई जाए। सिर्फ एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, और वो भी सिर्फ अपने लिए कि मतलब मुझे पसंद है कुछ वीडियोस बनाना और मैंने वही अपलोड की थी। अच्छा, ये भी तो देखने में आता है ना, बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री के अंदर इन होने का मौका मिल जाता है। आपको भी ड्रामे की ऑफर थी, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, मैं यही कह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको काम मिल रहा है टिकटॉक से। वो सॉन्ग्स में जा रहे हैं, वो ड्रामाज में जा रहे हैं, वो मूवीज में जा रहे हैं। तो उन लोगों की को हमें और प्रमोट करना चाहिए, लेकिन टिकटॉक बैन नहीं करना चाहिए। जन्नत मिर्जा ने इस चीज को सबसे ज्यादा कैश किया, क्योंकि 1 करोड़ फॉलोअर्स जिस दिन हुए उसी दिन तो टिकटॉक भी बंद हुआ, और इसके साथ साथ जन्नत मिर्जा को सईद नूर ने मूवी के अंदर भी कास्ट किया है। उन्होंने एक सॉन्ग भी किया था जो कि टॉप ट्रेंडिंग पे रहा यूट्यूब पे कई दिन तक। तो इनके लिए बड़ी अचीवमेंट है और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर रहे हैं लोग इससे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जरिया मुआश बन चुका है अब। बिल्कुल जरिया मुआश है ये लोगों का, और अगर इस चीज को खत्म करना है तो टिकटॉक को बैन करना कोई हल नहीं है। लोगों को एजुकेट किया जाए हुकूमत की तरफ से। टिकटॉक पे जो लोग ऐसा गलत कंटेंट बना रहे हैं उनको बैन किया जाए, उनके कंटेंट को बैन किया जाए, उनके अकाउंट्स को बैन किया जाए, ताकि ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचे ही ना। यानी आपका कहने का मकसद है कि टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए, उन लोगों को बैन करना चाहिए जो गलत कंटेंट। बेहयाई सिर्फ टिकटॉक पे नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अगर टिकटॉक नहीं होगा तो कोई और ऐप होगी। आपकी नजर में टिकटॉक बंद करना दुरुस्त था या गलत था? देखिए, एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि बेहयाई बाकी ऐप्स पे भी चल रही है।
तो मतलब वो ऐप्स नहीं खत्म किए जा रहे, वो ऐप्स खत्म नहीं किए और जा रहे। टिकटॉक को पकड़ लिया गया खास जी। तौर पे। अच्छा, टिकटॉक पे पहले ही कंट्रोल होना चाहिए था, मतलब जब स्टार्ट हुई थी तभी बैन कर देना चाहिए था अगर उनको इतना ही इशू था। जब अब पॉपुलर हो जाकर गया, हाँ, जब हर पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया टिकटॉक पे है, पूरी दुनिया देखती है, और अब जाके टिकटॉक को बैन किया जाना जो है गलत है। अच्छा, कोमल के हवाले से बताते चलूं कि कोमल बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं और शायरी भी करती हैं। मैं चाहता हूं एक आधी नज़म कोमल अगर आप सुना दें तो क्या ही बात होगी। जी जरूर। मेरा दुश्मन जो कम फहम भी है, खुश फहम भी, वो समझता है मुझे हरफे गलत की माने। क्या बात है। कि खत्म कर देगा, मिटा देगा, फना कर देगा, मुझसे मेरी हस्ती को जुदा कर देगा। मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मुझे देखे कभी तारीख के आईने में, मैंने हर दौर में एक बाब नया लिखा है। क्या बात। मेरा दुश्मन ये हकीकत भी फरामोश न करे कि बैते जुल्मो सितम मेरी रिवायत ही नहीं, मुझको मैदान से पसपाई की आदत ही नहीं, अरसाए बद्र में किरदारे नबी होता हूँ। क्या बात। दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब जनाब। ये मौजूदा दौर की अगर बात की जाए ज़िया साहब, तो इस तरह के इशार जो हैं वो कौम को जगाने के लिए काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप। मैं तो कोमल को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीडीएम में हमारा साथ दें अवाम का लहू गरमाने के लिए। ले जी, कोमल रिक्वेस्ट आ गई है ज़िया साहब की तरफ से, आपको ज्वाइन करें। अगर आप पाकिस्तान सियासत का शौक है तो इनकी पार्टी अगर आप ज्वाइन करती हैं जी, जो आजकल सियासत का हाल है, जो हुकूमत ने कर दिया, उसके बाद तो लगता है ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो यूथ पहले हुकूमत का साथ दे रही थी, उनको चाहिए कि अब उनके। ले जी ज़िया साहब, गो हेड मिल गया है, ग्रीन सिग्नल कोमल की तरफ से मिल गया है आपकी पार्टी में आने के लिए। अब कोई ओहदा शोहदा भी देंगे इनको या नहीं। जी, ये बिल्कुल पार्टी ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह इनके वर्क को देख के बिल्कुल इनको ओहदा भी दिया जाएगा। जी जी, ओहदा भी दिया जाएगा आपको। क्या कहेंगी अगर पार्टी में शामिल होती है, 16 के जलसे में जाएंगे आप ज़िया साहब के साथ। जी जरूर, जरूर जाएंगी जी, और वहां पे डिबेट भी की जाएगी इस मौके पे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से खुश हैं आप। नहीं। क्यों खुश नहीं है उनसे। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, यूथ को पहले बोल बोल के इतनी हम जो है घर देंगे, हम ये काम देंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोग बेरोजगार इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब हर चीज, जो चीज 30 रुपए की थी वो 100 रुपए की मिल रही है। आपकी नजर में सबसे बेहतरीन दौर किसका था। देखिए, जैसे जैसे दौर मजीद हुक्मरानों का आता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। यानी पहले बेहतर था। पहले बेहतर था। पहले नहीं लगता होगा, मतलब यूथ जो थी वो बहुत। अच्छा, ये सिचुएशन होती है ना हर दफा कि ये गवर्नमेंट आएगी हालात अच्छे होंगे, वो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। अगर देखा जाए सही मायनों के अंदर तो अवाम किसी भी गवर्नमेंट से खुश नहीं रही। किसी ना किसी गवर्नमेंट पे कोई ना कोई तनकीद जो है अवाम की तरफ से। देखिए, अवाम को तभी इसी पता चलता है के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे कोमल, हौसला रखें इस ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ज़िया साहब, क्या कहेंगे। ये कहा जाता है कि टिकटॉक जो है वो बंद हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे ताने कसने की वजह से ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन टिकटॉकर्स की तरफ से जो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ टिकटॉक बनाते थे। साउथ बट भी इसका निशाना बने और उनका भी यही कहना है कि इस तरह की मैं ही नहीं, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट तैयार कर रहे थे। कितनी सदाकत है इस बात में। देखिए जी, जो इसमें फहाशी वाला एलिमेंट है ना, उसको तो बिल्कुल हम डिस्करेज करते हैं। जो इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज होती है बिल्कुल उसको डिस्करेज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भी हुकूमत वक़्त का फेलियर है कि एक इतनी बड़ी ऐप जो आवाम के लिए बड़ी इंटरटेनमेंट का सोर्स है, उसके कोई SOPs होने चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक उसका मुरतब करना चाहिए। ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है। टिकटॉक को बंद करने की बजाय उन लोगों को कोई ना कोई इसके SOPs हों कि उन लोगों को इसमें से निकाला जाए जिनके कंटेंट जो है वो उन SOPs को फॉलो ना करें। अच्छा, एंटरटेनमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से दबाया जा रहा है। ये कहा जाता था फनकार हो, आर्टिस्ट हो, शायर हो, स्पोर्ट्समैन हो, हर एक का यही ख्याल था इमरान खान आएंगे तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। हत्ता कि यहाँ के जो फनकार हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं,
जितने भी जुगतबाज हैं उनकी तरफ से एक मुस्बत पैगाम दिया जाता था जुगतों के अंदर ही, और ये एक तरह का वोट मांगा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, उनकी तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए। और आज भी जब वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि हमने स्टेज पे खड़े हो के अपने ड्रामों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिसिटी की कि किसी तरह इमरान खान को लाएं, फनकारों के हक में होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन के हक में होंगे, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुनफरिद नजर आई। कोरोना के दिनों में उनका ये कहना था कि उनको किसी किस्म का ना तो राशन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही एहसास प्रोग्राम में अकोमोडेट किया गया। और अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इसमें भी उस तरह से इनकी सपोर्ट नहीं की जा रही जिस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के जरिए कुछ लोगों को पैसे दिए जाने थे, वो पैसे अब तक उनके पास जो है वो नहीं पहुंचे। दोबारा फॉर्म कलेक्ट करना शुरू कर दिए, और जो पहले से दिए जा रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि नए फॉर्म्स अब लाए जाएं। अब नए फॉर्म्स कब अप्रूव होंगे, कब पैसे आने शुरू होंगे, ये बहुत सारे इस तरह के मामला थे जिनसे अवाम तंग आ चुकी है, आर्टिस्ट तंग आ चुका है, थिएटर इंडस्ट्री के लोग तंग आ चुके हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग तंग आ चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तंग आ चुके हैं। उनका कहना था कि रही सईद कमर जो है वो आके कोरोना ने तोड़ दी। आप क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग नून अगर दोबारा पावर में आती है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे आपकी तरफ? मैं हनान आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे, इन्होंने लोगों को इस लेवल की एक्सपेक्टेशंस दी हैं कि जब से वो आए हैं, इनकलाब तो आया आपने देखा नहीं है, तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोग रो रहे हैं। आपने तो भी शोबिस की बात की है ना, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र को ले लें, किसी भी आप बंदे की बात कर लें, हर बंदा रो रहा है। तो इंशाअल्लाह अभी इनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तहरीक जैसे जैसे ज़ोर पकड़ेगी तो वो क्या कहते हैं, कायद की बेटी आएगी और ये हुकूमत इंशाअल्लाह जाएगी। कायद की बेटी आएगी और इनका कहना है ये हुकूमत जाएगी, लेकिन ये हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोमल हमारे साथ मौजूद है। कोमल, मौजूदा सूरत हाल पे अगर आपको कोई शेर पढ़ना हो तो कौन सा पढ़ेंगे? मैं पंजाबी का एक शेर पढ़ूंगी। नवा दौर है नवे तकाज़ियां दा, नवा दौर है नवे तकाज़ियां दा, ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੰਗ ਦਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਰੇ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮੰਗ ਦਿਸੇ, ਰਾਂਝਾ ਉਦਮੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਨੇੜੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਝੰਗ ਦਿਸੇ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਏ ਚੰਨ पतंग दिसे। अरे क्या बात है, हिम्मत कितने ही पैंडे मुकदे ने जनाब, हिम्मत तो करनी पड़ेगी जिया साहब। मैंने आपको सही रिक्वेस्ट की है, इनको हमारे साथ भेजें। चले जी, आपने कहा है, आपने रिक्वेस्ट की है, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करें ना कोमल से। नहीं जी, रिक्वेस्ट डायरेक्ट करें और अपनी पार्टी में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जैसे भी है। आपको कोमल ज्वाइन करना चाहिए हमें, और आप महसूस करेंगे कि लोग जो है इसके ऊपर देखें कितने खुशी का इजहार करेंगे कि आप उनके हकूक की जंग के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर आप साथ देंगे तो लोग बहुत इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट। कोमल, अब आप भी जवाब देना जी बिल्कुल, मुझे खुशी होगी ज्वाइन करके। खुशी होगी जनाब ज्वाइन करके। तो प्रॉपर मीटिंग आप दोनों की मेरे ख्याल एक फिक्स करवाई जाए ताकि इंट्रोडक्शन पार्टी के अंदर इनका करवाया जाए और इनको पार्टी के अंदर लाया जाए, और मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ी मुफीद रहेंगी क्योंकि आपकी और इनकी सोच काफी मिल रही है। जो इनका ज़ौक है ना वो मुझे तो खैर बड़ा पसंद आया है, वो आवाम का लहू गरमाने के लिए इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा रहेंगे। बिल्कुल जी, अच्छा रहेगा। और पॉलिटिशियंस जो हैं अच्छी स्पोक्स पर्सन को तो हमेशा ढूंढते रहते हैं, और ताकि जिनके जरिए अवाम तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया जाए, और ख़ास तौर पे स्टेज सेक्रेटरी जो इवेंट का होता है ना, वो अवाम का लहू गरमाने का बहुत काम करता है। तो अगर आपके पास अच्छा स्टेज सेक्रेटरी मौजूद है तो उससे ये होगा कि अवाम जो वहाँ पे बैठी होगी वो इंटरटेन भी करेगी, उसका लहू भी गरमाया जाएगा, और कायदीन के आने तक उनको बाउंड भी रखा जाएगा। अक्सर देखा जाता है ना कि कायदीन के आने वक्त तक बहुत सारे लोग मुंतशिर हो जाते हैं, घरों को चले जाते हैं, उनको बाउंड करना, एक जगह पे इकट्ठ करके रखना, उनका हजूम जो है उनका बना के रखना, ये भी बड़ी एक पावर होती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं बिल्कुल जी, कायदीन देखें जी, जो भी टाइम होगा कोई बंदा वापस नहीं जाएगा। मैंने आपको कहा है कि लोग किसी पार्टी के लिए नहीं निकल रहे, लोग अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं। सर आपको ये सुन के हैरानगी होगी, बल्कि आप भी देख रहे होंगे कि जो चीनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए किलो थी, आज वो 115 रुपए किलो है। जो आटा 35 रुपए किलो था वो आज 70 रुपए किलो है। आप बिजली के रेट्स को देख लें, आप गैस के रेट्स को देख लें, हर आए दिन जो है रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो रही है।
तो क्या लेने जाएंगे अवाम वापस? अवाम बिल्कुल बैठेंगी, और वो यहाँ ही नहीं, इंशाल्लाह आप जनवरी में देखेंगे वो जब इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे तो फिर इनको इनकी औकात का अंदाज़ा होगा कि ये खड़े कहाँ हैं और इन्होंने अवाम के साथ सलूक क्या किया है और उसका नतीजा क्या निकला है, इनको तब अंदाज़ा होगा। क्या लगता है गवर्नमेंट जाएगी? सर इंशाल्लाह जी अभी जाना होगा, वरना चीज़ें ऐसे मुतमिन हो कि किस सर तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा दिन हम अवाम में घूमते हैं, चीज़ें सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं, मुमकिन नहीं है अब इस तरह अब नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन चलाया जो तो ख्वाब दिखाए गए हैं अब वो सारे ख्वाब डरावने साबित हो रहे हैं। अब जो लोग बाकायदा तौर पे पीटीआई को सपोर्ट करते थे, वो हमारी आज इस तहरीक का हिस्सा हैं। मैं रोज़ मीटिंग्स कर रहा हूँ, लोग हमें बुला रहे हैं और बुला के नून लीग का ऐलान कर रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई को सपोर्ट किया है, रोज़ लोग नून लीग का ऐलान कर रहे हैं। वो कोई भी इलाका आप ले लें सर, आप सीवरेज के मसाइल ले लें सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल ले लें, मैं पिछले प्रोग्राम में ये सारी बातें कर चुका हूँ। बस इनकी नाअहली का रोना रोएं सर, ये सिर्फ एक ही बात है, ये नाअहलों का टोला है, इनसे कुछ नहीं होगा। आप जितनी देर मर्जी इनको आजमा लें, ये साइकिल का ड्राइवर है, इसको आपने जहाज पे बिठा दिया है, ये क्रैश होना ही। लेकिन ज़िया साहब चेंज तो नजर आ रहा है, खवातीन ज्यादातर इंटरेस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लेती थी, आप देख रहे हैं कि यंग यूथ जो है, लड़कियां ज्यादा मुस्लिम लीग नून में भी आने को तैयार हैं। कोमल इसका मुंह बोलता सबूत है। कोमल, क्या चेंज आपको नजर आया? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों नहीं, मुस्लिम लीग नून ही क्यों? देखिए, ये सब पीटीआई वाले कहते थे करप्शन की, अवाम को करप्शन से नहीं है, वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, काम मिल रहा था लोगों को। लेकिन जब से पीटीआई आई है, महंगाई इतनी अरूज पर है, दूसरा सारे लोग बेरोजगार हैं, और फिर ये बात करते हैं कि टिकटॉक पर बेहयाई आम है, तो वो इसलिए है क्योंकि अवाम फारिग है, वो सारा टाइम घर पे बैठी है, उनके पास करने को कुछ नहीं है। एक टिकटॉक है जिससे वो समझते हैं कि हमें शायद अर्निंग यहां से हो जाए, एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना लिया ना उन्होंने। एंटरटेनमेंट नहीं, लोग एंटरटेनमेंट तो लोगों को शो करवाने के लिए, वो ये समझते हैं हम इसे अर्न करेंगे, हमें वायरल होना जरूरी है। अर्न कर भी रहे हैं जी, वो अर्न कर रहे हैं, और यही वायरल होने के लिए बेहयाई जो है वो आम हो रही है टिकटॉक पर। अगर लोगों को काम मिलेगा तो वो इस चीज से उनका पूरा दिमाग यहाँ से हट जाएगा। मतलब सारा दिन अगर वो काम पे रहेंगे तो टिकटॉक कौन यूज करेगा? टिकटॉक इसीलिए यूज कर रहे हैं कि सारा दिन फ्री हैं, घर पे हैं, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है लोगों आपके पास था काम? आप भी तो टिकटॉक बनाते थे। जी, मैं तो स्टडीज कर रही हूँ, और मेरे पास काम भी था। लेकिन आप एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल करती थी। मुझे अच्छा लगता था वीडियो बनाना, मैंने सिर्फ अपने लिए वीडियोस बनानी स्टार्ट की। यानी आपके कहने का मकसद है जो बहुत ज्यादा कंटेंट गलत बना रहे हैं वो पूरी तरह फारिग हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है उनके पास करने को, दैट्स व्हाई वो इस तरफ। क्योंकि यहाँ पे कारोबार नहीं किया जा सकता, मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि कोई कारोबार नहीं किया जा सकता, और जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनको भी निकाला जा रहा है काम से, तो अवाम किधर जाएगी? इसी साइड पे ही जाएगी ना। और अगर टिकटॉक को बैन करना इतना ही जरूरी था, देखिए फेसबुक पे भी बहुत सारा कंटेंट ऐसे अपलोड होता था, लेकिन उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है फेसबुक की तरफ से, तो ये क्यों नहीं किया जाता कि टिकटॉक पे वो कंटेंट बैन कर दिया? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ चेंजेस की जरूरत है। अगर वो चेंजेस हो जाती हैं तो टिकटॉक को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ सही। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ज़िया साहब, इंक्रोचमेंट के हवाले से इंतजामिया काफी मुतहरक नजर आ रही है। गुलामाबाद हो या शहर का कोई भी हिस्सा हो, वहां पे एसी सिटी डीसी कमिश्नर की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं, ग्रीन बेल्ट को हटाया जा रहा है, वहां पे जितने भी लोगों ने ग्रीन बेल्ट के ऊपर मकानात तैयार किए थे उनको हटाया जा रहा है, या दीगर चीजों को भी हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं समझता हूँ कि इंक्रोचमेंट की आड़ में इन्होंने करप्शन का एक बाज़ार जो है वो खोला हुआ है। शहर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रीन बेल्ट को क्लियर करवाया जाए, लेकिन उसकी आड़ में ये 1903 का नक्शा खोल के बैठे हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं, नोटिस भिजवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे पैसे लेके ये आराम से बैठ जाते हैं। अब ये इन्होंने एक 40 साल से एक मार्केट बनी हुई है मॉडल स्कूल, पाकिस्तान मॉडल स्कूल के पास हरम क्लॉथ मार्केट के नाम से। सर वहाँ कोई ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का एक उनका वो जो शॉप थी जिसको वो खोखा बोलते हैं, ये उन्होंने 44 जो हैं वो वहाँ उसको डिमोलिश किया है।
बगैर किसी नोटिस के। आप गुलामाबाद की अभी बात कर रहे थे, गुलामाबाद में वो जो ग्राउंड्स के नाम से जो सैकड़ों घर वहां पे सर 2400 घर है, जो पहले वो जो उनकी वो जो ग्राउंड्स का एरिया है जिनको ग्राउंडें कहते हैं, वो उन गलियों के दोनों अतराफ में वो कम्युनिटी सेंटर के लिए छोटे छोटे उन्होंने प्लॉट्स छोड़े हुए थे जो लोगों ने अपने घरों के साथ मिलाए हुए थे। पहले लेकिन इन्होंने हुआ तो ठीक है ना जनाब। सर नहीं, सारा नहीं ठीक हुआ। जिस जगह लेकिन पे जिन लोगों ने एक सरकारी राजी पे तामीर कर रखी थी चीजें, अगर उनको गिराया गया है तो आपकी नजर सर में वो गलत है? उनको गिराएं, लेकिन उनकी आड़ में तो अभी सियासत हो रही है, अभी पसंद नापसंद हो रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, लेकिन किसी भी MP MNA के वो मंजूर नज़र लोग हैं तो उसको नहीं गिराया जा रहा। लेकिन अगर आप भी इस इंक्रोचमेंट के गिराने के खिलाफ हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों के भी फोन जा चुके हैं AC साहबान को, तो फिर इसके हक में कौन है? सर ये आप देखेंगे, मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, इनका घरों से निकलना मुहाल हो जाएगा। जो इन्होंने कारोबारी ताजर तबके का जो इन्होंने हाल किया है, जिस तरह उनकी दुकानों को गिराया है, जिस तरह इन्होंने नौकरियां देने का झांसा देकर वोट लिए हैं और लोगों से नौकरियां छीनी हैं। पहले उन्होंने एक एनक्रोचमेंट ड्राइव जो शुरू में इन्होंने स्टार्ट की थी, उस वक्त इन्होंने लोगों के घर गिराए हैं। अभी घरों से जो लोग बेघर हुए थे, अब इनको शायद दोबारा ख्वाब आ गई है कि यार उन लोगों की दुकानें बच गई हैं, अब उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। 8 बाजारों के अंदर इनका कोई नुमाइंदा दाखिल नहीं हो सकता। आप जाके देखें, लोग तो वहां डंडे लेके बैठे हुए हैं, जो इनका हाल होना है। शहर फैसलाबाद के अंदर इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर आम आदमी का जो मुआशी कत्ल किया है, तारीख इनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। ना इनको तारीख माफ़ करेगी और इंशाल्लाह ना इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माफ़ करेगी। दौर माला आने दें, इनसे हिसाब जरूर होगा। एहतसाब किया बिल्कुल जाएगा। एहतसाब की बात की जाए तो गवर्नमेंट के हवाले से कोई शेर कोमल आप सुना दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। मौजूदा दौर को अगर देखा जाए तो कोई शेर जहन में आता होगा आपका? जी। कितने बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं। कितने बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं। कैसे जालिम हैं जुल्मत को ज़िया कहते हैं। क्या बात है। जब्र को मेरे गुनाहों की सजा कहते हैं। मेरी मजबूरी को तस्लीमो रजा कहते हैं। कल भी हक बात जो कहनी थी सरे दार कही, आज भी पेशे बुता नामे खुदा कहते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब, ये तो छक्के पे छक्का लगा रही है। मेरा ख्याल अब मजबूरी बन जाएगी। मेरा ख्याल है मुझे खामोश रहना चाहिए। मैं चाहता हूं आप खामोश ना रहें और इस हवाले से बोलें, क्योंकि जो अच्छी चीजें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जिया साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नहीं बड़ा अच्छा अंदाज है इनका। हुकूमत वक्त ने हर बंदे को इतना परेशान किया हुआ है कि मैंने जो पहले बात की है ना, फिर बार बार घूम घूम के बात वहीं आती है। आप चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, आप बिजली की बात कर लें, यानी हर तरफ एक तो होता है ना कोई एक अच्छा काम हो, आपका कहना है कि हर तरफ से काम जो है वो खराब ही हो रहा है और अपने गिर्द ये फंदा टाइट करते चले जा रहे हैं। खुद ही तैयार करें सर। आप लेबर की बात कर लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें, आप दरमियाने दर्जे के ताजर की बात कर लें, जिस बंदे के पास आप बैठ जाएं वो इनका जो है ना, इनकी नाकामियों का, इनकी नाअहलियों का रोना रो रहा है। अच्छा, वैसे हम एक मुस्लिम लीग नून के 1-2 MP MNA थे, उनके पास बैठे थे। उनका कहना था कि इस दफा हमें कैंपेन नहीं करनी पड़ेगी, हमारी कैंपेन खुद गवर्नमेंट ही कर रही है। कितनी सदाकत है इसमें? सर पिछली बार भी आपको पता है कौन सा कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? अगर पिछली बार भी इलेक्शन नहीं, लेकिन अवाम की वोट की ताकत से ही आए हैं ना। सर ये नहीं, सर नहीं, अवाम की हनान वोट। भाई आप हर बात से बड़ा अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, कुछ बातों का आप डेफिनेटली सेंस करते होंगे। बिल्कुल, अवाम ने वोट दिया है, उसकी ताकत से आए हैं। अब आने वाले अगले दौर के अंदर देखेंगे, अवाम वोट की ताकत ऐसी है, किसी को भी तख्त पे बिठा सकती है और किसी को भी तख्त से गिरा सकती है। इसका फैसला अवाम ने करना है। जो लोग टैक्सेस देते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जाके अभी ये देखने को मिल रहा है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश नहीं है। अब अगली हुकूमत किसकी आएगी, ये फिर सेहरा अवाम के सर ही सजेगा। अवाम जिसको अपनी वोट की ताकत से लाएगी वही आके इस तख्त पे विराजमान होगा और इस मुल्क की तरक्की की लगामें भी उसी के हाथ में होगी। अब देखना ये होगा वो आगे की तरफ दौड़ाता है इसको या पीछे की तरफ बैक गियर लगाता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो काफी हद तक बैक गियर ही लगाया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले? सर हमारी तहरीक की बुनियाद भी यही है कि अवाम जिसको वोट देती है उसी को बरसर इक़्तिदार आना चाहिए, उसी को हुकूमत बनाने देना चाहिए। 2018 के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। वो एक बड़ी लंबी बहस है, क्या हुआ है। आने वाले इलेक्शन में इनको इंशाल्लाह इनकी जो ज़मानतें हैं वो ज़ब्त हो जाएंगी, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इनके उम्मीदवार कैंपेन नहीं कर सकेंगे
और ये सारा कुछ अवाम की तरफ से होगा। क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे सीवरेज के मसाइल पैदा हुए, तो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तस्वीरें गट्टों के ऊपर आवेजा कर दी। ये नामुनासिब एक तरीका है, लेकिन फिर भी एक तरीका उन तक पैगाम पहुंचाने का भी है जिन लोगों के दरवाजों पर जाके अवाम जब दरवाजे खटखटाती है कि हमारे मसले हल करो और उनके सर पे जूं नहीं रेंगती, तो फिर वो इस तरह के काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं ताकि एक कैंपेन चलाई जाए, एक पैगाम जो है उन तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद फिर फरक हबीब साहब और दीगर जो हैं उनके इलाके के लोग वो मुतहरक भी हुए और चेयरमैन वासा को विजिट भी करवाया और मामला को काफ़ी हद तक हल भी करवाया। आप पूरा फैसलाबाद सर वासा के गंदे पानी में डूबा रहा है। आप सिर्फ एक या हल्के की बात ना करें, उन लोगों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। वो लोग क्या करते सर, उसी गंदे पानी में से वो जनाजे लेके जाते रहे हैं, उसी गंदे पानी में से गुजर के वो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते रहे हैं। वैसे क्या करें वो लोग, इससे अलावा उनके पास हल क्या था? जो लोग उनके पास वोट लेने के लिए उनके दहलीज पे पहुंचते थे, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई बंदा उनके पास नहीं पहुंचा, तो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कोमल, क्या कहेंगी आप? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी परेशान है। वो कहती थी कि इमरान खान आएगा तो मामला हल होंगे काफी, लेकिन पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। देखिए, सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो परेशानी का चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर दूसरी इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, तो सभी परेशान है। लेकिन यहाँ पे कोरोना के हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ पे उनका बनता है। कम वसाइल में बड़ा अच्छा मैनेज किया उन्होंने, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे अवाम की तरक्की की बात आती है तो कोमल आपको क्या नजर आता है? देखिए, कोरोना में जो उन्होंने किया है, अवाम से उतने पैसे भी तो लिए हैं, लोगों ने फंड्स भी दिए हैं उनको, तो वो भी लोगों तक नहीं पहुंचे, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचे। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आप इंडस्ट्री में गई तो किस हीरो के साथ आप मूवी में हीरोइन आना चाहेंगी? आपका फेवरेट कौन है? बहुत सारे फेवरेट हैं, मतलब सभी, मतलब ऐसा कोई नहीं, सभी का काम, मतलब जो काम सभी का काम अच्छा लगता है आपको। और अगर सियासत को ज्वाइन करना पड़ा तो किस पार्टी में जाएंगी? बहुत सारी पार्टीज हैं, नून लीग ही नहीं है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। नहीं, मैं नून लीग की तरफ। नून लीग ही है। नून लीग में क्या खास ऐसी बात नजर आ रही जिया साहब के अलावा? नहीं, जैसे काम बाकी सबका भी देख लिया है, तो नून लीग बेहतर थी। अच्छा, इस दफा वोट किसे दिया था आपने? मैंने नून को। नून को? और मेरा ख्याल है आप पक्की नून लीगी हैं और इसी वजह से इस पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, मैं पक्की नहीं, मतलब जिसका काम अच्छा लगे मैं उसी की साइड पे हूं। इनका कौन सा काम सबसे अच्छा लगा जिया साहब से हटके अगर बात की जाए? नहीं, मतलब इन्होंने इतनी बेरोजगारी नहीं थी, मैं कह रही हूँ उस हुकूमत में इतनी बेरोजगारी नहीं थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। चलें, इस पे फिर कोई शेर सुना दें हमें। मैं रिज़्क़े हलाल पे एक शेर सुनाऊं? जी जी, जरूर जरूर जरूर। आओ एक ऐसा शहर बसाएं, आओ एक ऐसा शहर बसाएं, शहर जो माँ के दिल जैसा हो, शहर जो माँ के दिल जैसा हो, तूफान में साहिल जैसा हो, जिसको फरिश्ते देखने आए। क्या बात है। जिसमें हूरें बसने आए, जिसमें खुशी के नगमे गाएं, जिसमें सुख के सपने आए, जिसमें रिज़्क़े हलाल कमाएं। क्या बात। आओ एक ऐसा शहर बसाएं, आओ एक ऐसा शहर बसाएं। जिया साहब, ये शहर कब बसेगा जनाब? ये इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, अरे हर शहर ऐसा ही होगा। हर बात में मुस्लिम लीग नून। सर, हाल ही कोई नहीं है। नहीं, जब पीटीआई चली जाएगी। 2013 का पाकिस्तान भी आपने देखा है, 2013 के बाद का पाकिस्तान भी आपने देखा है। सर, वाज़ेह तब्दीली है। 2013 में हमें जो लोड शेडिंग मिली, लेकिन माजरत के साथ नून लीग के दौर में भी ताजर, मुझे यही ताजर हैं जो रोते हुए उस दौर में भी नजर आते थे और इस दौर में भी नजर आ रहे हैं। अलबत्ता उनका ये कहना था कि उस दौर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी उस दौर में भी। सर 100% तो किसी भी दौर में हल नहीं हो सकती, लेकिन इतने मसाइल नहीं थे। 100% हल ना हो, कुछ ना कुछ हद तक हल हो, तो ये एहतजाज करते हुए ताजर ना नजर आए। ताजर उस दौर में भी एहतजाज कर रहे थे और इस दौर में भी एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना होता है, आम आवाम का ये कहना होता है कि हर बंदा अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करता रहता है, और अब भी जो लड़ाइयां हो रही हैं वो सियासत और तख्तो ताज के हवाले से हो रही हैं, अवाम की भलाई के लिए नहीं हो रही। बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। बिल्कुल ये बात नहीं है। ये प्योरली अवाम के हकूक की जंग है
और जब ये जो अवाम का आप जमे गफीर देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये अवाम की जंग है। ये जनाब मियां मैंने कहा जमे मोहम्मद नवाज गफीर भी शरीफ देख लिया, सब कुछ देख लिया, नून लीग गवर्नमेंट में भी चले आ गई, अवाम के लिए क्या करेगी? सबसे पहले इनिशिएटिव क्या होगा? सर, जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वही उनकी जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं उन्हीं को वापस लाने की ज़रूरत है। अब एक बंदा जो है वो 2 वक्त की अगर रोटी ना खा सके तो आप हुकूमत में बैठे जो हैं वो आप दावे करते रहें बहुत बड़े बड़े, आम आदमी भूख से मर रहा है, आम आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, आम आदमी अपने बिजली के, टेलीफोन के, इसके गैस का बिल नहीं दे पा रहा। अभी देखें ना सर, चलें जी, ये कहा जा रहा है, अब देखते हैं कि आने वाला दौर किसको इस तख्त पे बिठाएगा, लेकिन अभी तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी अच्छी गवर्नमेंट जो है वो करने की तौफीक दे, आम आवाम तक कोई फायदे पहुंचाए जाए ताकि गरीब जिसके गले के गिर्द महंगाई का फंदा दिन ब दिन कसता चला जा रहा है वो कुछ ढीला और अपने सुख का सांस जो है वो ले सके। तो बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपका आज के शो में आने के लिए। कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।